मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारतीय संसदीय लोकतंत्र के ऐतिहासिक दिन की। 15 फरवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टरल बॉन्ड के मामले में जो फैसला दिया है वह हमेशा स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। जब जनवरी 2018 में इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम आया था और संसद में पेश हुआ था, उसी समय जो जनता थी, जो समझती थी इस बात को, उसे अजीब लग रहा था कि आखिर ये कौन सा स्कीम है जिसमें जनता को जानने का अधिकार नहीं होगा, कहीं से कोई सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है कि इलेक्टरल बॉन्ड कौन खरीद रहे हैं और किनको दे रहे हैं। ये कहा गया कि ये गोपनीय रखा जाएगा। मतलब कि जब बिक्री हो रही है स्टेट बैंक के माध्यम से, तो चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत है स्टेट बैंक, तो जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल होगा उन्हें तो पता ही होगा कि किस पार्टी को इलेक्टरल बॉन्ड की राशि किनके द्वारा दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये पारदर्शिता नहीं थी। इस मामले में केस हुए सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई के बाद ऐतिहासिक फैसला 15 फरवरी 2024 को आया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में निश्चित तौर पर यह अनोखा उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जो एकदम बंधा हुआ था कि जनता को सूचना नहीं दी जाएगी, इसे खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया कि अब स्टेट बैंक कोई भी इलेक्टरल बॉन्ड की बिक्री नहीं करेगा। साथ ही यह भी आदेश दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 महीने के अंदर अब तक जो भी राशि जिन्हें उपलब्ध कराई गई है वो उपलब्ध करा दी जाए सूचना, ताकि वह पब्लिक परव्यू में चला जाएगा। और यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को रुपए की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव दिनानुदिन बहुत महंगे होते जा रहे हैं। वो जमाना बीत गया जब बहुत ही गरीब कार्यकर्ता भी बहुत आसानी से जनता से प्राप्त 1 रुपये 2 रुपये के चंदे पर भी चुनाव में खड़ा होता था और जीत जाता था। अब वो समय नहीं रहा। खासकर जो सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर्स होते थे, वे लोग तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से बहुत कम राशि में चुनाव लड़ते थे और जीतते भी थे। आज वो स्थिति अब नहीं रही। आरटीआई एक्ट के परव्यू से बाहर कर देना यह निश्चित रूप से बहुत ही गलत निर्णय था वो सरकार का। सरकार को और इसे पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए था कि नहीं, ये जनता के परव्यू में रहेगा कि कौन व्यक्ति, कौन सा कॉरपोरेट, कौन सी संस्था कितना इलेक्टरल बॉन्ड खरीद रहा है और किसे दे रहा है। और इससे होता क्या कि चंदा देने वाले का भी डर भय खत्म हो जाता, क्योंकि उसके मन में ये होगा कि अगर हम विरोधियों को देंगे पैसा तो वैसी परिस्थिति में हमारे प्रति सत्तारूढ़ दल की भावना अलग तरह की हो सकती है। ये डर भय नहीं होना चाहिए। चुनाव में सभी दलों को रुपए की जरूरत है, इसलिए सभी दल चूंकि अपने कैंडिडेट को कुछ न कुछ राशि मुहैया कराते हैं। यह अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए खर्च की सीमा तय करती है, लेकिन क्या उस खर्च की सीमा के अंदर जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार होते हैं, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, 1 2 3 कैंडिडेट, उनकी राशि क्या उसके अंदर होती है? भले सरकार जो कहे, इलेक्शन कमीशन जो कहे, लेकिन भारत की जनता सब अच्छी तरह से जानती है कि एक लोकसभा कैंडिडेट में सीरियस जो 2-3 कैंडिडेट हैं वो कितने खर्च करते हैं, और विधानसभा में भी जो कंटेस्टिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडिडेट होते हैं वो कितनी राशि खर्च करते हैं। यह बहुत अच्छा निर्णय है। अब
जनता को यह अवश्य जानना चाहिए कि वस्तुतः इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 2018 से लेकर मार्च 2023 तक कितनी राशि चंदे के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं सिर्फ 2 पार्टियों का जिक्र करूंगा, भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो वर्ष 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 1300 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी को 171 करोड़। अन्य पार्टियों को छोड़ दीजिए। 2018 से मार्च 23 तक सभी दलों को मिलाकर कुल 12,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दिए गए हैं पार्टियों को, जिसका 55% अर्थात आधा से अधिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और कांग्रेस का शेयर है 9.3%। अन्य पार्टियों की स्थिति को छोड़ दीजिए। सबसे अधिक बिक्री वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में हुई है, यह भी अनोखी बात है। मार्च 23 तक कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं 6,566.11 करोड़ और कांग्रेस पार्टी को मिले हैं 1,123.29 करोड़। और लोकसभा चुनाव 2019 के समय जो मिले वो भारतीय जनता पार्टी को 2,555 करोड़ और कांग्रेस पार्टी को 317.86 करोड़। अब मैं चर्चा करता हूं वर्षवार 2017-18 से लेकर 2022 तक। भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए मिले 17-18 में 210 करोड़, 18-19 में 1,450.89 करोड़, 19-20 में 2,555 करोड़, 20-21 में 22.38 करोड़, 21-22 में 1,033.70 करोड़ और 22-23 में 1,294.14 करोड़। कांग्रेस पार्टी 17-18 में 5 करोड़, 18-19 में 383.26 करोड़, 19-20 में 317.86 करोड़, 20-21 में 10.07 करोड़, 21-22 में 236.09 करोड़ और 22-23 में 171.01 करोड़। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका बस एक बिंदु मैं रखना चाहूँगा कि दैट anonymous electoral bonds are violative of the RTI under Article 19(1)(a) of the Constitution। ये निश्चित तौर पर बेहतरीन चीज़ है। उन कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि the voters right to information about funding to a political party is upheld। निश्चित तौर पर ये जजमेंट बहुत कुछ लेकर आएगा यहाँ के चुनाव की स्वच्छता के लिए। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।